रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ रुस्तम। मैं आज के इस शॉर्ट वीडियो में सेल्फ़ असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में बात करूँगा। बेसिकली ये जो सेल्फ़ असेसमेंट रिपोर्ट है यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रोग्राम चाक आउट किया गया था और उनके जो एकेडमिक्स प्रोग्राम्स हैं और उनकी वैल्यूएशन के लिए बनाया गया था। चूँकि कॉलेजेस जो हैं वो भी बीएस प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, तो वही चीज़ जो है आप कॉलेजेस में अप्लाई की गई है। जब आप सेल्फ़ असेसमेंट रिपोर्ट का मैनुअल देखते हैं तो उसमें जगह जगह आपको मिलेगा, जैसे कि वाइस चांसलर का जिक्र आएगा, डिफरेंट यानी जितनी टर्मिनोलॉजी आपको मिलेगी वो यूनिवर्सिटीज़ को एड्रेस किया गया है। तो उसको ज़हन में रखते हुए आपने कस्टमाइज़ करनी है चीज़ें और अपने कॉलेज जैसे वाइस चांसलर की जगह आप प्रिंसिपल का नाम लिखेंगे और इस तरह बाकी चीज़ें। मैंने जो सेल्फ़ असेसमेंट रिपोर्ट लिखी अपने इंग्लिश डिपार्टमेंट की लिखी है और बाकी डिपार्टमेंट को जब गाइड किया है एज ए फोकल पर्सन क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल, तो मैंने देखा है कि एक बेयर मिनिमम यानी जिसे हम कहते हैं प्री रिक्विजिट्स, जो रिपोर्ट लिखने से पहले जो आपके पास चीज़ें होनी चाहिए वो क्या क्या हैं। वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा, वो अलग से आपको आप जब डॉक्यूमेंट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने देखी हैं, पहली बात तो ये है कि अगर आप फोकल पर्सन क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल हैं तो आप जो है एक बनी बनाई जो सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट है पहले से, वो अपने पीटीएम को बुला के उनको दिखाएं, ठीक है। दूसरा ये है कि आपने कुछ फॉर्म्स, क्योंकि ये जरा मुश्किल काम है ये सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट लिखना, तो आप अपनी निगरानी में लिखवाएंगे, क्योंकि इसमें देर आर सो मैनी फैक्टर्स इन्वॉल्व। कभी टीचर्स जो पीटीएम्स होते हैं वो कंप्यूटर लिटरेट नहीं होते हैं, कभी उनका रिसर्च के साथ बाज़ औक़ात उनका नहीं होता, शगफ नहीं होता उनका, कभी कभी वो बिज़ी बहुत होते हैं, एकेडमिक टीचिंग वर्क इतना ज़्यादा होता है, तो आपने ये पीस मील करके लिखवानी है। अब सबसे पहले ये है कि आप अपने पीटीएम्स को या एचओडीज़ को कहें जिनकी आपने रिपोर्ट लिखवानी है एज ए फोकल पर्सन, कि वो स्कीम ऑफ स्टडीज़ जो होती है 4 साल कंप्लीट एमएस वर्ड फॉर्म में, वो सॉफ्ट कॉपी में, यानी वो ईमेल करें आपको, या आपको ईमेल करें या पीटीएम से कहें कि वो अपना जो बीएस डिपार्टमेंट है उसकी जो स्कीम ऑफ स्टडीज़ है 4 साल प्रोग्राम है आपका, वो उनके पास सॉफ्ट फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है, एमएस वर्ड में होनी चाहिए, जिसको आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके बाद में सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट का जो मैनुअल है उसके अंदर आप फीड करेंगे। और ये एमएस वर्ड, ये मैंने पहले बताया कि ये आपकी सॉफ्ट फॉर्म में होनी चाहिए। प्रिंटेड फॉर्म में अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, लेकिन हमें प्रिंटेड नहीं चाहिए होगी, हमें सॉफ्ट फॉर्म में चाहिए होगी। सेकंड, जितने कोर्सेज़ हैं ये आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा जल्दी दिखाऊंगा, वीडियो का टाइम जो है शार्ट करने के लिए मेरा जल्दी कवर करूँगा चीज़ें। फिर कोर्सेज़ जितने भी हैं, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में 6 कोर्सेज़ हम पढ़ाते हैं, सेकंड सेमेस्टर में कुछ कोर्सेज़ पढ़ाते हैं, 15 क्रेडिट आ रहे हैं या 17 क्रेडिट आ रहे हैं, वो एक टेबुलेटेड फॉर्म में लिखे होने चाहिए एमएस वर्ड में, ठीक है, वो अलग से लिखे होने चाहिए। इसी तरह रिजल्ट्स ऑफ ऑल सेमेस्टर्स बैच वाइज। अब जैसे कि अब मेरे कॉलेज में हमारे जो है 6 डिपार्टमेंट है और इस वक्त चौथा बैच चल रहा है। मैं एग्जांपल में इंग्लिश डिपार्टमेंट की देता हूँ। इंग्लिश डिपार्टमेंट में इस वक्त हमारे 4 बैचेस चल रहे हैं। जो फर्स्ट बैच है वो 8वें सेमेस्टर में पहुँच चुका है, सेकंड बैच जो है 6ठे सेमेस्टर में है, और थर्ड बैच जो है वो 4th सेमेस्टर में है, और जो अभी लास्ट बैच अभी आया है हमारा 4th बैच, वो अभी सेकंड सेमेस्टर में है। तो इन तमाम बैचेस के रिज़ल्ट्स आपके पास होने चाहिए प्रिंटेड फॉर्म में, ठीक है। वहाँ से फिर आपने बाद में कॉपी करने हैं, आपको आगे जाकर मैं गाइड करूँगा। ये पहले से प्री रिक्विजिट्स हैं, ये आपकी फ़ाइल में लगे होने चाहिए। जब आप सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट लिखने बैठे हैं तो ये चीज़ें आपके पास पहले से पड़ी होनी चाहिए, और फिर आप सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो लैपटॉप पे या डेस्कटॉप कंप्यूटर पे ऑन कर लें, और उसका फॉर्मेट बना हुआ है, टाइटल पेज होता है उसका, आगे उसके क्राइटेरियन होते हैं, 8 क्राइटेरिया हैं, वो हैं। हर क्राइटेरिया के अंदर आपने जो है हर क्राइटेरियन के अंदर आपने चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो लेकिन वो आपके फ़ाइल में पड़ी होंगी तब, वरना जैसे ही आप लिखने बैठते हैं फिर आपको पता चलता है कि मुझे कंट्रोलर ऑफिस से जाकर रिज़ल्ट लेने हैं, फिर रिज़ल्ट्स को फिर टाइम लगता है, उनमें से क्या चीज़ें आपने निकालनी हैं वो फिर पहले से आप करके रखें, ठीक है। इसी तरह एवरेज जीपीए ऑफ ईच सेमेस्टर, एवरेज सीजीपीए ऑफ ईच सेमेस्टर, ठीक है। हर बच्चे का रिज़ल्ट है और अगर 30 बच्चे हैं तो उनका जो जीपीए आ रहा है उसका एवरेज निकाल लें, एवरेज। इसी तरह सीजीपीए
आपको चाहिए होगा आगे जाके, तो ये आप उनकी एवरेज निकाल लें। स्टूडेंट्स एनरोलमेंट इन्फॉर्मेशन बैच वाइज, आपके जो पहला बैच है, मिसाल के तौर पर इंडियन डिपार्टमेंट में जो पहला बैच है 2017 में आया था, तो 2017 में कितने बच्चे थे? फिर अगला बैच उनका आ गया फाल, ये फाल 17 थे ना, आगे फिर 18 आता है, तो 18 में स्प्रिंग 18 में कितने बच्चे थे, और फाल 18 में कितने बच्चे रह गए थे, कितने चले गए, कितने पास हुए, प्रमोट हुए, वो एक फ़िगर आपके पास होना चाहिए। फिर इसी तरह ये 18 के बाद 19 में चले गए 19, तो 19 के जो स्प्रिंग 19 है उसमें ये बच्चे कितने थे, बच्चे कितने थे, और आगे फिर स्प्रिंग और फाल 19 में कितने थे, फिर 20 में, स्प्रिंग 20 में और फाल 20 में इनकी तादाद क्या थी। और अब लास्ट बैच है, अभी हमारा जो पहला बैच है जो 2017 में एनरोल हुआ था, इस वक्त वो 8वें सेमेस्टर में है और अभी ग्रेजुएट करने वाले हैं। इस वक्त वो 26 बच्चे हैं, यानी जब ये आए थे ये 40 थे, अब ये 26 हैं। तो ये डिटेल आपके पास बैच वाइज सेमेस्टर वाइज होनी चाहिए। इसी तरह दूसरे बैच की होनी चाहिए, फिर तीसरे बैच की, फिर चौथे बैच की होनी चाहिए, ठीक है। और टीचर एंड कोर्स एवेल्यूएशन रिजल्ट समरी लास्ट 3 बैचेस, ये मैं आगे आपको सैम्पल देता हूँ। तो इसका मतलब है ये सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट जो है इंटर रिलेटेड है, यानी आपको स्टूडेंट फाइल भी चाहिए, उसका डेटा भी चाहिए, कोर्स फाइल का डेटा भी चाहिए आपको इसी तरह प्रोग्राम फाइल का डेटा भी चाहिए, फैकल्टी फाइल का डेटा भी चाहिए। तो इसका मतलब वो दूसरी जो फाइल्स हैं वो आपके पास पहले से बनी होनी चाहिए। अगर वो नहीं बनी हुई आपके डिपार्टमेंट में, तो आपको सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट लिखने में काफ़ी दिक्कत होगी। अच्छा, उसके बाद टीचर एंड कोर्स एवेल्यूएशन 3 सालों की आपके पास होनी चाहिए, उसके रिजल्ट्स होने चाहिए। डिटेल ऑफ फैकल्टी रिसर्च एक्टिविटीज़, आपके डिपार्टमेंट की जो फैकल्टी है, रेगुलर फैकल्टी, उसने कोई थीसिस पब्लिश किया है, एमफिल किया है, पीएचडी किया है, या उन्होंने रिसर्च पेपर कोई पब्लिश किए हैं, रिसर्च पेपर की डेट, उसका जर्नल जिसमें वो पब्लिश हुआ है, और ओडीआई नंबर या जो भी नंबर होते हैं आपके उसके लिख लें आप, और किस ईयर में किया है, ये आपके पास डिटेल होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपके डिपार्टमेंट में कोई कोर्सेज़ कराए गए हैं, टीचर्स को वर्कशॉप्स कराई गई हैं, सेमिनार्स हुई हैं, ट्रेनिंग्स हुई हैं टीचर के लिए या इवन बच्चों के लिए, उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। फिर फैकल्टी की सीवीज़ आपके पास होनी चाहिए, ये फैकल्टी फ़ाइल में होती हैं, लेकिन न भी हों तो आप एज ए फोकल पर्सन एक सैम्पल दे दें। इसका एक बाकायदा सैम्पल है, यानी एक टेम्पलेट दिया गया, फॉर्मेट दिया गया है, उसके मुताबिक वो ब्लैंक दे दें उनको, पीटीएम से कहें कि आपने अपने डिपार्टमेंट की जो है वो सीवी लिख के दे दें। वो पहले टीचर्स को दे दें, टीचर हाथ से लिख देंगे और वो हैंड रिटन पीटीएम के पास आ जाएंगे, पीटीएम एमएस वर्ड में टाइप कर लेंगे, और ये टाइप शुदा मवाद आपके पास मौजूद होना चाहिए। जब आप सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट लिखने बैठेंगे तो वहीं से कॉपी करके उसके अंदर डाल देंगे आप। इसके अलावा आपके पास जो है आपका जो इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, उसने आपको कितनी सपोर्ट दी हुई है, अवेलेबल सपोर्ट, और कितनी आपको चाहिए। मसलन ऑफिस चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, मल्टीमीडिया चाहिए, आपको कंप्यूटर ऑपरेटर को चाहिए, आप समझते हैं। तो जो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मिली हुई हैं वो भी लिख लें, और जो नहीं मिली हैं वो भी आपके पास एक टेबल में लिखी होनी चाहिए। उसके अलावा असेसमेंट टीम चेक लिस्ट, ये ब्लैंक जो है प्रिंट निकाल लें, ये मेरे ख्याल में 3 पेजेस होते हैं। और ये असेसमेंट जो है चेक लिस्ट जो होती है, ये आप जो बाहर से एवेल्यूएटर आते हैं किसी इदारे से, उनको भी भेज देनी चाहिए कवर लेटर के साथ। ना भी भेजें, वो आपके पास पड़ी होनी चाहिए। जब असेसमेंट टीम आपके कॉलेज में विज़िट करने आए, वो असेसमेंट टीम को चेक लिस्ट दे दें, वो आपके जो 8 क्राइटेरिया हैं उनको चेक करके साथ साथ टिक करते जाएंगे, और वो टिक करके ऊपर अपना नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, डेट ऑफ विज़िट, और नीचे अपनी कमेंट्स देंगे, जो आपके वीकनेसेस हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, वो उनको मेंशन करेंगे। एक पैराग्राफ लिखेंगे, 2 पैराग्राफ लिखेंगे, और नीचे अपने सिग्नेचर अफिक्स करेंगे। ये जो असेसमेंट चेकलिस्ट है, इसको पहले से प्रिंट करके आप फाइल में रख लें, और जब वो कर दें तो उसके बाद इसको आपने स्कैन करना है अपने मोबाइल फ़ोन से, और ये स्कैन की पिक्चर लेके फिर आपने एक्चुअल सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट के अंदर इसको इंसर्ट करना है। सॉरी। इसके अलावा क्या होता है सॉरी असेसमेंट टीम की ग्रेडिंग रूब्रिक। असेसमेंट टीम जो है, एक तो चेकलिस्ट के अगेंस्ट वो चीज़ों को टिक करती है, फिर उसी असेसमेंट की मदद से फिर आपको ग्रेड करती है। वो ग्रेडिंग रूब्रिक जो है वो भी आप प्रिंट करके ब्लैंक रख लें, और हर जो उसका जो क्राइटेरियन होता है उसके मार्क्स दिए होते हैं, ठीक है, वेटेज भी दी होती है। बाज़ क्राइटेरियन को ज़्यादा वेटेज दी गई है, किसी को 20% दिया गया है, किसी को 10%, किसी को 5% दिया गया है। उनकी ब्रेकअप भी होती है। मैक्सिमम 5 नंबर होते हैं, तो 5 में से 4, 3, 2, 4 जो भी है वो असेसमेंट टीम जो है देती जाती है। वैसे ये बेहतर होता है, एक्सेल शीट है उसके अंदर फार्मूलाज लगे होते हैं, और ये लैपटॉप के ऊपर किया जाए,
उसमें ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आप नंबर लगाते जाते हैं, एंटर बटन प्रेस करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ऐड होता जाता है परसेंटेज वाइज, और आखिर में आपके डिपार्टमेंट का स्कोर आ जाता है 70%, 80%, 90%। और जितना स्कोर कम है मेरे हिसाब से बेहतर है, क्योंकि शो करता है कि आपका जो एकेडमिक डिपार्टमेंट है, जो बीएस डिपार्टमेंट है, उसमें अभी कमियां, कोताहियां, कजियां हैं, और ये आपने एक्शन प्लान के ज़रिए इम्प्रूव करनी है। अगर आपका 100 स्कोर आ जाता है, 90 स्कोर आ जाता है, इसका मतलब आपके डिपार्टमेंट में काम की ज़रूरत नहीं है, आपका डिपार्टमेंट ठीक काम कर रहा है। ऐसा होता नहीं है। बीएस डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी डेफिशिएंसीज होती हैं, और वो असेसमेंट टीम को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए और वो नज़र आनी चाहिए। और वो जैसे मेरा भी अपने डिपार्टमेंट का हमने किया तो 72% आई है। इसका मतलब अभी हमारे डिपार्टमेंट 28% काम होना बाकी है। मसलन हमारे पास ऑफिस नहीं है, अपना ऑफिस नहीं है, हमारे पास फैकल्टी की कमी है, हमारे पास बच्चों के पास जो लाइब्रेरी के अंदर हमारी बुक्स नहीं है प्रॉपर। मसलन हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट में लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स होता है, और लिंग्विस्टिक्स की बुक ना होने के बराबर है। तो वो असेसमेंट टीम ने भी मेंशन की है, और हमारे पीटीएम ने भी मेंशन कर रखी थी, और मैंने एज ए फोकल पर्सन, चूँकि मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट से भी हूँ, मैंने भी उनको बताया ये चीज़ आप पॉइंट आउट करें और उसको मेंशन करें, नोट करें, बेशक हमारा स्कोर कम आए, ताकि ये चीज़ें फिर आप एक्शन प्लान में आप रिफ्लेक्ट करेंगे। प्रिंसिपल साहब के पास रिपोर्ट जाएगी, क्वालिटी एश्योरेंस सेल के पास जाएगी, और फिर आप एक एक्शन प्लान देंगे, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट अगले 2 साल बाद फिर होगी। तो इन 2 सालों में आपने ये डेफिशिएंसीज पूरी करनी है। अगर मिसाल के तौर पर आपकी लाइब्रेरी में बुक्स नहीं है बच्चों के लिए, और या इंटरनेट नहीं है आप सबको दे पा रहे हैं, तो अगले 2 सालों में आप ये चीज़ें मुहैया करें, प्रोवाइड करें, और ताकि नेक्स्ट जो है, और आपने एजेंसीज भी बतानी है कि मसलन अगर बुक्स का मसला है तो वो किसने देनी है, वो एचईडी ने देनी है, वो बजट आता है हर साल। तो आपने मेंशन करना है कि एक्शन प्लान में आगे जाके मैं बताऊंगा कि वो जो है कहाँ कहाँ से कुछ चीज़ें प्रिंसिपल साहब ने देनी है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं हमारे पास ऑफिस चेयर नहीं है, हमारे पास टेबल नहीं है, तो उसका आगे रिस्पॉन्सिबल एजेंसी कौन सी है, प्रिंसिपल साहब हैं, वो देंगे। वो 1 साल के अंदर दें, 6 माह के अंदर दें, वो एक्शन प्लान में आपने मेंशन करना है। फिर आप लिखते हैं मुझे हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए ऑफिस में, इंग्लिश डिपार्टमेंट में या बीएस पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, इंटरनेट होना चाहिए एचओडी के लिए, वो नहीं है, तो वो कौन देगा, प्रिंसिपल साहब देंगे। वो आगे लिखें प्रिंसिपल साहब, ठीक है जी। इसी तरह कुछ चीज़ें जो हैं वो आप कहते हैं हमारे कमरे कम हैं, इंग्लिश डिपार्टमेंट के लिए 4 कमरे की बजाय 8 कमरे होने चाहिए, तो ये कमरे कौन देगा, एचडी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा, चीफ प्लानिंग ऑफिसर देगा। तो आगे एजेंसी का नाम लिखें, कब देगा, 1 साल में देगा, 2 साल में देगा, एडीपी का मेंशन करें, इस एडीपी में मिलेंगे, हमने लेटर लिख दिया है, इस तरह की बातें उसके अंदर लिखें। ये बड़ा दिलचस्प किस्म का काम है ये सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट। आप अपने आप को सेल्फ एवेल्यूएट कर रहे हैं, अपने डेफिशिएंसीज उजागर कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, और ताकि ये आपको प्रोवाइड की जाए। ओके जी, आगे चलते हैं। असेसमेंट टीम का मैंने बता दिया। जब असेसमेंट टीम आपके कॉलेज को विज़िट करती है, आपके डिपार्टमेंट को विज़िट करती है, वो चेक लिस्ट को भी टेक करती है, आपको मार्क्स भी देती है। मार्क्स देने से पहले या मार्क्स ना भी दे, वो चली जाती है, वापस चली जाती है। 2 बंदे हैं, एक बंदा है बाहर से आए हैं, और वो फिर आप वापस आएंगे आपके कॉलेज में 1 हफ्ते के बाद, 4 दिन बाद, 2 दिन बाद। वो एक प्रिंसिपल साहब से मीटिंग करेंगे, जिसमें पीटीएम भी बैठे होने चाहिए, फोकल पर्सन भी बैठा होना चाहिए, एचओडी भी उस डिपार्टमेंट का बैठा होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ टीचर भी बैठे होने चाहिए, ताकि टीचर को भी पता चले ये डेफिशिएंसीज है। वहाँ वो बताते हैं हमने फ़लान डेट को हम आए थे, ये चीज़ें हमने चेक की हैं, और ये आपकी डेफिशिएंसीज हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। और वो रिटन फॉर्म में भी दे दें तो बेहतर होता है, एक बुलेटेड फॉर्म में एक समरी दे दें। ये सारा अभी आपके पास एक होना चाहिए, वो शायद मैंने लिखा भी है, असेसमेंट टीम फाइंडिंग्स ऑन 1 पेज इन बुलेटेड फॉर्म। फिर जो फोकल पर्सन है, वो जो उन्होंने फाइंडिंग्स दी हैं उनको एक ऐसे फॉर्म में एग्जेक्टिव समरी बनाए, एक पैराग्राफ बनाए, उसमें वो एक लिखे कि कब वो टीम आई है, या पूरा प्रोसेस लिखे कि डिपार्टमेंट ने असेसमेंट की है, उसमें ये पीटीएम मेंबर थे, ये एचओडीज थे, ये टीचर थे, और इन्होंने सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट लिखी है जो कि 80 पेजेस पे है, 120 पेजेस पे है, वो मुझे सबमिट किया। मैंने फिर लेटर लिखा है, बाहर से टीम आई है, उसने चेक किया सारा कुछ, और ये चीज़ें उन्होंने फाइंड आउट की हैं, वो एक पैराग्राफ की सूरत में, एक ऐसे की सूरत में वो लिख दे। इसे हम कहते हैं एग्जेक्टिव समरी। इसका कोई फॉर्मेट नहीं दिया हुआ, लेकिन आप किसी भी फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं, वो भी आपके पास होनी चाहिए। आखिर में सेल्फ असेसमेंट रिजल्ट्स इम्प्लीमेंटेशन प्लान। एग्जेक्टिव समरी जो है वो फोकल पर्सन लिखेगा, प्रिंसिपल साहब को बताएगा ये चीज़ें इस डिपार्टमेंट की कम है, तो वो एचओडी को बुलाएं, पीटीएम को बुलाएं, प्रिंसिपल साहब ऑफिस में बुलाएं, उन्हें कहें भाई ये चीज़ें आप एक्शन प्लान दें, ये आप कब दूर करेंगे, अपने डिपार्टमेंट की डेफिशिएंसीज आप कब दूर करेंगे। वो पीटीएम अपने एचओडी से मिल के बैठ के अपने ऑफिस में देखेंगे ये हमारी कमियां हैं, कोताहियां हैं, डेफिशिएंसीज हैं, ये हम कब दूर करेंगे।
वो एक प्लान बना के एक पेज के ऊपर उसका उसका टेम्पलेट दिया हुआ है, एक फॉर्मेट दिया हुआ है, वो लिख के वो आपको या प्रिंसिपल साहब को दे दें या आप फोकल पर्सन क्वालिटी इन्वेस्टमेंट सेल को दे दें, या फिर वो अपनी सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट के अंदर लगा दें। ठीक है जी। तो अब आपकी सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट मुकम्मल होती जा रही है। ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। ये जितनी बातें मैंने यहाँ पे की हैं ये प्री रिक्विजिट्स हैं, ये आपके पास होने चाहिए और उसके बाद आप सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट लिखने बैठेंगे। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर आगे चलते हैं। ये मैं बता रहा था स्टूडेंट्स एनरोलमेंट। देखें छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि अच्छा ये वीडियो मुझे सारी बताना भूल गया, ये मैं एक्स रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जब आप यूट्यूब पे से देखेंगे तो अगर आपको ये ब्लर नज़र आ रही हो तो आप वीडियो की क्वालिटी को इन्हांस करें। ठीक है। अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो तो नीचे एक व्हील सा बना होता है, गेयर टाइप व्हील सा बना होता है, वो सेटिंग बटन होता है, उसमें क्लिक करें। आगे वीडियो क्वालिटी की वो पिक्सल वाइट लिखा होगा, तो 750 720 कर लें, 640 कर लें, 450 पिक्सल पे कर लें और उसकी क्वालिटी जो है ठीक हो जाएगी। अगर आप स्मार्टफोन यानी एंड्रॉयड फ़ोन पे ये वीडियो देख रहे हैं तो राइट साइड पे टॉप पे 3 डॉट्स बने होंगे, उनके अंदर जाएँ सेटिंग में और उसके अंदर क्वालिटी को एनहांस कर लें। अच्छा, अब ये मैं बता रहा था कि स्टूडेंट एनरोलमेंट देखें, फाल 2017 में बैच 1 आया, हमारा इंग्लिश का स्टार्ट हुआ। ये बैच 1 B1 मैंने लिखा हुआ है, सेमेस्टर 1 लिखा हुआ है और 35 स्टूडेंट्स थे। ठीक है। यही जो बच्चे थे जब अगले सेमेस्टर में गए स्प्रिंग 2018 में, यानी सेकंड सेमेस्टर में, ये लिखा हुआ है सेकंड सेमेस्टर, तो इनमें से 35 में से ये 33 रह गए। ठीक है। और ये सेमेस्टर 2 है इनका। जब ये थर्ड सेमेस्टर में गए, ये टॉप पे भी लिखा है, ये देखें, ये मैंने लिखा हुआ है ये टॉप पे, और ये जो है उस वक्त ये फाल 2018 आ गया और यही जो बच्चे हैं ऐसे देखें डायगनली ये 29 हो गए हैं। बैच 1 चल रहा है, सेमेस्टर 3 है। लेकिन इसी वक्त एक और चीज़ भी हुई कि साथ ही नया बैच आ गया, क्यों हमारा हर हम जो स्टूडेंट एनरोल करते हैं 1 साल के बाद करते हैं। यूनिवर्सिटी 2 दफ़ा एडमिशन करती है, लेकिन जो कॉलेजेस हैं वो 1 दफ़ा एडमिशन करते हैं, वो फाल में एडमिशन करते हैं। तो फाल में हमारा एक और बैच भी आ गया, बैच 2, और उनका सेमेस्टर 1 भी आ गया। ठीक है। वो कितने बच्चे थे? 39। ठीक है। अब आगे चलते जाएं। अब अगले साल यानी ये देखें, ये सेमेस्टर 4 आ गया है। पहले बैच का सेमेस्टर 4 है और जो दूसरा बैच है उसका सेमेस्टर 2 चल रहा है, तो साथ साथ उनकी डिटेल भी आती जा रही है। ये 39 थे, 36 रह गए, इस तरह। जो पहला बैच है आपका, देखें इसको डायगनली आप अप्रोच करें तो पहला बैच जो है आपका अभी 26 रह गए हैं। ये बैच 1 है, इस वक्त 8वें सेमेस्टर में है। ठीक है। और इनका कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? स्प्रिंग 2021। अभी 1 माह रह गया, इसके बाद ये बच्चे चले जाएंगे। तो ये चीज़ आपके पास कहाँ मेंटेन होती है? ये आपकी जो स्टूडेंट फाइल है ये उसके अंदर मेंटेन होती है, और जो आपकी प्रोग्राम फाइल है उसके अंदर भी ये मेंटेन होती है, एक पूरी समरी लगी होती है। ठीक है। अगर आपने प्रोग्राम फाइल बना रखी है तो उसके टॉप पे ये लगा होता है सारा कुछ। नहीं तो स्टूडेंट फाइल के अंदर जाएं, बैच वाइज स्टूडेंट फाइल बनी होनी चाहिए, तो बैच वाइज जो है आप हर बैच का डेटा वहाँ से उठा सकते हैं। और इसी तरह ये देखें, ये हमारा जो आखिरी बैच है वो 4th बैच है, ये अभी अभी आया है पिछले साल। तो इनके सिर्फ 39 बच्चे थे, अभी 27 रह गए हैं। तो अभी हमारा ये है, जो पुराने बैचेज़ हैं, जो परमानेंट डिपार्टमेंट है सूबे के अंदर, वो उनका ये कॉलम ज़रा बड़ा होता जाएगा। अब दूसरी बात ये है, ये तो एनरोलमेंट डेटा हुआ। अब देखें 39 बच्चे थे ना, और उनका अपना अपना GPA आया होगा। पहले सेमेस्टर में GPA होता है, जैसे आप देख सकते हैं, एवरेज ग्रेड पॉइंट, लेकिन ओवरऑल क्या आया? 2.53। हो सकता है किसी बच्चे का 3 भी आया हो, 3 किसी बच्चे का 4 भी आया हो, लेकिन ओवरऑल क्या है वो आपने निकालना है। तो ये देखिए ना, आपके पास ये कहाँ से मिलेगा? कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम से पूरी क्लास का रिजल्ट लें और उनके वहाँ पे बच्चों के सामने उनके GPAs लिखे होते हैं, आखिर में जो है उसको ऐड कर लें और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पे डिवाइड कर लें। सब ज़रा ये अगर एक्सेल शीट में हो तो बेहतर होता है, लेकिन मैनुअल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और ये आपका जो मैंने इसी को यहाँ लिख दिया है। और कितने टीचर ने पढ़ाया था बच्चों को? 4 टीचर ने पढ़ाया था। हार्ड फैकल्टी उस वक्त हमारे पास नहीं थी। और स्टूडेंट फैकल्टी रेशो वो क्या है? 9.1। इसका मतलब ये हुआ कि 9 बच्चों के लिए 1 टीचर है, और ये बड़ा अच्छा स्टूडेंट फैकल्टी रेशो है। आमतौर पे 20:1 जो है बेहतर होता है, यानी 20 बच्चों के लिए 1 टीचर। लेकिन अगर 20 से फिगर बढ़ने लग जाता है, लेट से आपका 23 आ जाता है, 30:1 आ जाता है, ठीक है, तो ये ख़तरनाक है कि ज़्यादा बच्चे ज़्यादा हैं, टीचर कम है। तो अगर ये तो आइडियल है जैसे मैंने आपको दिखाया। अब दूसरा सेमेस्टर आ गया हमारा, 33 बच्चे हैं, बैच 1 है, सेमेस्टर 2 है, अभी बैच 2 नहीं आया। तो इसका देखें रिज़ल्ट, ये 33 बच्चे थे,
तो इनका इस क्लास का GPA 2.29 आया है, लेकिन यहाँ पे इनका CGPA भी मेंशन करना चाहिए था। एनी हाउ ये थोड़ा सा इनकरेक्शन लग रही है, क्योंकि पिछला जो आपका ये वाला है और ये GPA और ये GPA, इन दोनों को आप ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें तो ये आना चाहिए। एनी हाउ अब आगे चलते हैं। तीसरा आ गया फाल। तो ये देखें, इसमें 68 बच्चे हो गए हैं। ये 68 कैसे हुए हैं? इसमें 2 सेमेस्टर बैचेस आ गए हैं। 39 स्टूडेंट ये हैं, 29 स्टूडेंट ये हैं। इनको मैंने 68 लिखा है, ठीक है। जो पहला बैच 2 है, ये देखें, ये बैच 2 है, इसका सेमेस्टर 1 है। इनका रिज़ल्ट ये लिखा हुआ है 2.89, यानी इनका जो एवरेज GPA है। और जो दूसरा बैच है, यानी बैच 1 है, सॉरी बैच 1 है, इनका GPA ये लिखा हुआ है 2.85। ये GPA है, एवरेज GPA। और इनका ये है, देखें, एवरेज CGPA इनका ये लिखा हुआ है 2.87। आपने यहाँ पे एवरेज CGPA लिखना है, जो भी टेक्निक इस्तेमाल करना चाहते हैं। वैसे मैंने चूँकि टाइम शार्ट था, हमारी ये पहली सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट थी, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है मैंने इस GPA को जमा करके 2 पे डिवाइड करके यहाँ लिख दिया था। वैसे आपको पता है CGPA निकालने का डिफरेंट तरीका होता है कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर के जितने आपके ग्रेड पॉइंट्स आए हैं, लेट से आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों का ग्रेड पॉइंट 51 आया और टोटल क्रेडिट आवर 17 थे, इनको आप डिवाइड करेंगे तो आपका GPA आ जाएगा। और दूसरे सेमेस्टर में आप क्या करेंगे, दूसरे सेमेस्टर का भी आप जो आप जमा कर लें GPA बच्चों के, लेट से वो आ जाते हैं 40 या 45 आ जाते हैं, क्रेडिट आवर 15 आते हैं बच्चों के, तो इनको आपस में करके वो GPA निकाल लेते हैं आप। अब CGPA कैसे निकलता है? आप क्या करेंगे, 51 पहला GPA था आपका और 45 दूसरा GPA था आपका, सॉरी यानी GPA नहीं, जैसे आपके ग्रेड पॉइंट्स। तो ये आप इनको ऐड कर लें, ये यहाँ लिखा नहीं जा रहा मुझसे, चलें। और नीचे जो है टोटल क्रेडिट आवर्स पहले 17 थे और अभी 15 है, तो इनको आप 32 क्रेडिट आवर पर डिवाइड करेंगे तो वो उस क्लास का CGPA आ जाएगा, CGPA, ठीक है। और दूसरा CGPA निकालने का तरीका ये होता है कि ये जो पहले वाला CGPA आपका आया होता है, सारी GPA आया होता है 2.97 लेट से, और दूसरे का जो GPA आया होता है 2.15, इन दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर दें और ये CGPA आ जाएगा। तो ये डेटा आपको लेके रखना है पहले, और आपको ये भी पता हो उस सेमेस्टर में कितने टीचर थे। ये देखें, हमारे पहले सेमेस्टर में 4 टीचर थे, दूसरे में 4 थे, तीसरे में हम रेगुलर 4 थे, एक हमने टीचर हायर किया, ये 5 टीचर हो गए। तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 68 हैं, ठीक है, और 5 पे डिवाइड करना है और ये रेशो आ जाएगी आपके सामने 14.1। 14.1 का मतलब ये होता है कि हर बच्चे के लिए एक आपके पास एक टीचर है, तो ये ठीक है, ये कवर हो रहा है आपका। तो ये है जी आपका ये इम्पॉर्टेंट फॉर्म है जो आपने लगाना है उसमें अपनी सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट में। तो इसके लिए आपको कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम से बच्चों के रिज़ल्ट लेके पहले से प्रिंट करके रखने चाहिए, ठीक हो गया। दूसरा ये है कि कोर्स एवेल्यूएशन, ये डिफरेंट क्राइटेरिया हैं, 8 क्राइटेरिया होते हैं सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट में। मैं सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें जो मेरे जहन में आई हैं इंपॉर्टेंट किस्म की, वो मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, बाद में और पॉइंट्स भी आ सकते हैं। तो देखिए, हमारा फाल 19 में हमारा क्वालिटी इंश्योरेंस प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, QAP, तो उसका मैंने लिख दिया स्प्रिंग 2020 फाल 2020। नंबर ऑफ़ कोर्सेज 18 थे और एवरेज जो कोर्स की वैल्यूएशन आई है 80% आई है, ठीक है। नंबर ऑफ़ टीचर्स 18 थे, ठीक है। इसमें जो टीचर जिनको बेस्ट कहा गया, यानी 90% से अबाव जिन टीचर ने लिया, वो 4 थे, ठीक है। और रेशो जो है कि क्या होगी कि परसेंटेज ऑफ टीचर्स गेटिंग एक्सेलेंस। देखिए, टोटल अगर आपके 18 टीचर हैं, देखिए टोटल 18 टीचर थे, उसमें से 4 टीचर ने मैक्सिमम नंबर लिया है। तो जस्ट अ मिनट, एक मिनट की, सॉरी बीच में कॉल आ गई थी और उस कॉल को मैंने अभी ख़त्म किया है और अभी दोबारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये चीज़ें तो इंटरप्शन रहेगी क्योंकि मैं इस वक्त अपने जो है एक्स रिकॉर्डर से मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ओके, तो ये थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं कॉलेज के जो फोकल पर्सनस हैं उनके लिए और कॉलेज के जो PTMs हैं उनके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर मेरे चैनल पे मौजूद है कोई यूनिवर्सिटी का कोई टीचर, अगर इसको देखना चाहे वो भी देख सकते हैं। और मैं भी सीख रहा हूँ अभी चीज़ें, हमारा भी पहला चांस है किस तरह सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट बना रहे हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ें मुझे समझ आ गई हैं थोड़ी बहुत, वो दूसरों को समझाई जाएँ, उनको उन तक कैस्केड की जाएँ उनको, ताकि समझ आए, और इस तरह हम एक दूसरे की मदद करके चीज़ों को ऐसे तरीके से करते जाएँ। क्योंकि अगर पूरे एक कॉलेज में क्वालिटी आती है, पूरे सूबे में क्वालिटी आती है,
तो इस तरह पूरे मुल्क में क्वालिटी आएगी, एकेडमिक क्वालिटी आएगी, इस तरह हम आसानी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा एक मतमा नज़र होता है। तब मैं वीडियो बना देता हूँ और वीडियो बना के अपलोड करता हूँ। और कभी कभी मैं मेरे स्पीच से ऐसे लगता है जैसे कोई एक ले मैन सा बोल रहा है, और मुझे इसकी परवाह नहीं रहती है। कभी मैं वर्ड गलत बोल देता हूँ, कोई भी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है। लेकिन मैंने देखा है कि जितना आप वेट करते हैं कि एक्सीडेंट करके रिकॉर्डिंग करेंगे, अच्छी पावर पॉइंट बनाएंगे, कैमरा सामने फिक्स करेंगे, वो चीज़ होती नहीं है, मसाइल होते हैं। अभी जैसा कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बच्चे शोर कर रहे होते हैं, बच्चों को गाइड करना पड़ता है घर में, बिजली नहीं होती है, इस वक्त बिजली नहीं है और मैं अपने एक्स रिकॉर्डर की मदद से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब बिजली आएगी अपलोड करूँगा, फिर बाहर से इंटरफेरेंस होती है, आवाज़ें आ रही होती हैं। तो मैंने इन सब चीज़ों को बालाए ताक रख दिया है, मैं परवाह नहीं करता हूँ मेरी वीडियो में चाहे बैक से आवाज़ें आ रही हैं बैकग्राउंड में। लेकिन ये है कि आप फौरी चीज़ को करें, बनाएं और आप उसको अपलोड करें। फिर बाद में अगर आप अपनी वीडियो में गलतियाँ देखते हैं उनको ठीक करें, नेक्स्ट वीडियो में उसको ठीक कर दें। लेकिन आप इंतज़ार ना करते रहें कि एक्सेलेंस आएगी, परफेक्शन आएगी तब मैं काम करूँगा। परफेक्शन कभी नहीं आती, ना आपको टाइम मिलता है, और करते करते दिन गुजरते जाते हैं। और व्हाट हैपन्स, यू आर नेवर एबल टू रिकॉर्ड अ वीडियो, यू आर नेवर एबल टू डू समथिंग। वेन एवर यू आर फ्री, वेन एवर यू हैव एन आइडिया इन योर माइंड, एंड जस्ट पुट इट डाउन एंड जस्ट शेयर इट, कैस्केड इट टू अदर्स। ओके जी, तो ये तरीका होता है। आपने जैसे मैंने अभी बताया कि 18 टीचर थे टोटल, और उनमें से 4 टीचर को बच्चों ने 90% से ज़्यादा नंबर दिए। तो 100 में से कितने हैं, तो ये इनकी परसेंटेज आ जाएगी 22%, ये लिखा हुआ है 22%। तो ये साफ तरह ये डेटा तब आप निकाल सकते हैं जो आपके सामने है कि आपके पास आपके डिपार्टमेंट की कोर्स एवेल्यूएशन का रिकॉर्ड आपके पास मौजूद हो, और वो आप कोर्स एवेल्यूएशन आपने ख़ुद करानी है पीटीएम ने, तो उसकी आपके पास 1 पेज समरी होती है और वो आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह ये स्प्रिंग का मैंने लिख दिया है और फॉल का। ये है जी प्री रेक्विजिट्स। अगर आप पीटीएम है तब भी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप फोकल पर्सन है, क्योंकि बाज़ कॉलेजेस में पीटीएम ट्रेंड नहीं है, एक्टिव नहीं है, प्रोएक्टिव नहीं है, काम नहीं आता, या उनके पास टीचिंग लोड बहुत ज़्यादा होता है और उसका या वो लथार्जी भी होती है, उनके अंदर पैशन भी नहीं होता। उस सूरत में फोकल पर्सन को काम करना पड़ रहा होता है खुद ही, या एचओडीज़ को काम करना पड़ रहा होता है। तो ये वीडियो एचओडीज़ के लिए भी कारआमद है, ये वीडियो फोकल पर्सन के लिए भी कारआमद है, और ये वीडियो पीटीएम के लिए भी कारआमद है। आगे चलते हैं, रिसर्च एक्टिविटीज़। आपके कॉलेज में जो रेगुलर टीचर हैं उनके बारे में आपने बताना है कि क्या उन्होंने कोई पेपर पब्लिश किया है गुज़श्ता 3 सालों में, ठीक है, 18, 19, 20 में, तो ये नाम लिखे हैं। इसी तरह क्या उन्होंने पेपर जो है नेशनल जर्नल्स में कोई इम्पैक्ट फैक्टर वाले जो हैं उसमें कोई पब्लिश किया है, तो जैसे ये इमरान साहब के लिखे हुए हैं, ये मेरा अपना एक लिखा हुआ है। इसी तरह रिसर्च प्रोजेक्ट्स आपको कोई मिले हैं, हमें किसी एजेंसी ने नहीं दिए हैं। कॉन्फ्रेंसेस जो आपने अटेंड किए हैं, ठीक है, वो मैंने 5 की हुई हैं और इमरान साहब की 2 लिखी हुई हैं। इस तरह जो टीचर रेगुलर हैं उनका ये डिटेल आपने देनी है, या रिसर्च एक्टिविटीज़ की, ठीक है। सॉरी, ये कॉन्फ्रेंस का मतलब है जिन कॉन्फ्रेंस में आपने पेपर प्रेजेंट किए हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह सर्विसेज, अगर आपने कोई कोर्सेज़ किए हैं, आपके जो रेगुलर फैकल्टी है, वर्कशॉप्स हैं आपकी, सेमिनार्स हैं आपके, या आप ये देखें टीचर के नाम, सॉरी इसमें टीचर का नहीं होता, आपके डिपार्टमेंट का होता है। आपके डिपार्टमेंट में 2017 में कोई वर्कशॉप्स हुई हैं, 18 में हुई हैं, 19 में हुई हैं, 2020 में कोई वर्कशॉप्स हुई हैं, वो आप मेंशन करें, ठीक है जी। अगर आपने कोई सेमिनार्स किए हैं वो आप मेंशन करें, ठीक है, टोटल कितने सेमिनार हुए हैं वो मेंशन करें। अगर आपने कोई कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट किया है, स्टडी टूर्स किए हैं, वो मेंशन करें। स्कीम ऑफ स्टडीज़ का मैंने पहले बताया था, आपका जो प्रोग्राम है उसके कितने सेमेस्टर्स हैं टोटल, कितने क्रेडिट आवर्स हैं आपके टोटल, वो आपके पास होना चाहिए। डिग्री प्लान डिटेल, और ये पूरी की पूरी स्टडी स्कीम जो कि आम तौर पे 40 to 50 पेजेस की होती है, सॉफ्ट कॉपी, वो आपके पास होनी चाहिए। वो सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट में आपने इंसर्ट करनी है। ये मैं आपको बता रहा था कि सेमेस्टर वाइज कोर्सेज़, जैसे हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट में कोर्सेज़ फ़िक्स हैं, आस्ट ने हमें फ़िक्स करके दे दिए हैं, हम उसमें चूज़ नहीं कर सकते। इवन जनरल कोर्सेज़ भी फ़िक्स कर दिए हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे अपने कोर्सेज़ हैं इंग्लिश के, और ये मैथ हमने लाजमन फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ पढ़ाना होता है, और इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी लाजमन है, इस्लामियात लाजमन है। सेकंड सेमेस्टर में हमने ये कोर्सेज पढ़ाने होते हैं, ये इंग्लिश के रिलेटेड हैं, और ये स्टैटिस्टिक्स हमने पढ़ानी है, आईआर है और पाकिस्तान स्टडीज़ है। अब आईआर एक जनरल कोर्स है, लेकिन हमें मेरा ख्याल में फ़िक्स कर दिया गया है, हम अपनी मर्ज़ी से जनरल कोर्सेज सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं जीएमसी एबटाबाद में। बाकी यूनिवर्सिटीज़ का क्या है, बाकी जीएमसीज़ का क्या है, मुझे आइडिया नहीं है, और वहाँ पे सब्जेक्ट चेंज भी होते होंगे, हमारा फ़िक्स है, ठीक है। और थर्ड सेमेस्टर में हमारे 15 क्रेडिट आर होते हैं,
क्योंकि हमने जो बच्चों के कोर्सेज़ रह जाते हैं वो भी यहाँ कवर कर लेते हैं। ये भी फिक्स होता है हमारा, ये आप देख सकते हैं। पोइट्री ये इंग्लिश के हैं, और ये बाकी कंप्यूटर हमने लाजमन पढ़ाना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना है। बाकी डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे चेंज भी हो सकता है। तो ये देखें, ये डिटेल पूरी होनी चाहिए, और आपने देखना है कौन कौन से प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये कोर्सेज़ मीट कर रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन राइट्स है तो कौन सा ऑब्जेक्टिव है आपका प्रोग्राम का, ऑब्जेक्टिव नंबर 3 उसको मीट कर रहा है। जल्दी से आगे चलते हैं। ये आपका जो 4 साल प्रोग्राम है उसमें जितने कोर्सेज़ हैं, लेट्स से 100 कोर्सेज़ हैं, उनमें से कितने कोर्सेज़ हैं जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड आपका कवर कर रहे हैं, कितने कोर्सेज जो बच्चों को प्रॉब्लम एनालिसिस स्किल सिखा रहे हैं, कितने कोर्सेज़ हैं जो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, जिन्हें अप्लाइड एरिया में है। ये भी एक टेबल है आपके पास बना होना चाहिए। इसके बाद आपके जो कोर्सेज़ हैं टोटल जो क्रेडिट आ रहे हैं 130 हैं जैसे, तो HEC की बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं या नहीं। जैसे HEC कहता है कि आपका जो कोर्स है 4 साल BS, उसमें कंपल्सरी कोर्सेज जो हैं कम से कम 25 क्रेडिट आवर्स के होने चाहिए। लेट्स से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरह जो आपके जनरल कोर्सेज हैं वो कम से कम 20, यानी एक लिमिट दी हुई है, तो आपके कितने हैं, वो 21 हैं। तो मैंने ऊपर लिख दिया फुल फील्ड, यानी उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। इसी तरह फाउंडेशन कोर्सेज आपके कितने हैं, 24 हमारे हैं। तो क्या HEC के इतनी हैं, तो वो आपने लिख दिया फुल फील्ड, ठीक है। इसी तरह मेजर कोर्सेज आपके 49 हैं और इलेक्टिव कोर्सेज 12 हैं। तो ये टोटल 132 जो कोर्सेज हैं, क्या आपकी HEC की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, तो सर्टिफिकेट आपने देना है। इसी तरह फ्रिक्वेंसी ऑफ कोर्स एवेल्यूएशन, ये कोर्स एवेल्यूएशन है हमारी फॉल 2019 की। तो टीचर की परफॉर्मेंस भी लिखी हुई है, ठीक है, और आगे कोर्स की परफॉर्मेंस भी लिखी हुई है, यानी समरी एवेल्यूएशन। तो ये आपने इसी तरह, फिर सेमेस्टर 3 है हमारा, उसका बना दिया हमने, ठीक है। इसी तरह फिर हमने सेमेस्टर 5 का बना दिया। ये फाल चल रहा है ना, फाल 2019। फिर स्प्रिंग 2020 आ गया, तो उसमें हमारा कोर्सेज सेकंड चल रहे होते हैं। सेकंड कोर्स है, सेमेस्टर 2 का रिज़ल्ट आ गया, ठीक है, ये लिखा हुआ है सबके सामने। टीचर की एवेल्यूएशन परसेंटेज और कोर्सेज़ की एवेल्यूएशन परसेंटेज में लिखी हुई है। फिर हमारा सेमेस्टर 4 था, फिर सेमेस्टर 6 था, ये हमने लिख दिया है। इसी तरह फाल 2020 आ गया, फिर हमारे सेमेस्टर 1 आ जाता है, नया सेमेस्टर आ जाता है, उसकी परफॉर्मेंस, फिर सेमेस्टर 3 की परफॉर्मेंस, सेमेस्टर 5 की परफॉर्मेंस ये लिखी हुई है, और आखिर में जस्ट मिनट, ये आप देख सकते हैं, ये सारा आपने लिखना है। फिर आपके पास टीचर की जो फैकल्टी होता है उसकी, अच्छा फैकल्टी से पहले मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, क्लासरूम्स हमें 5 चाहिए, हमारे पास अवेलेबल 2 हैं और डेफिशिएंसी 3 की है। सेमिनार हॉल बच्चों के लिए, ये अपने डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स लिखनी है आपने। हमारे पास फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं, उनके लिए चेंज ओवर करने के लिए, जैसे उनका जो वेल होता है, पर्दा करना है, पर्दा ठीक करना है, क्लॉक रूम होता है, वहाँ वो बैठती हैं आके, बैग्स रखती हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट है 1, हमारे पास नहीं है, और ये डेफिशिएंसी है हमारी। फीमेल टीचिंग स्टाफ के लिए हमारे पास बैठने का HOD ऑफिस का लिखा हुआ मसला है, प्रिंटर्स का मसला है, ये चीज़ें आपने लिखनी है। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स आपको चाहिए, यानी आपको क्लर्क चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, प्रिंटर्स चाहिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर चाहिए, ये आप पहले से लिख के रखें। इसी तरह मेरे ख्याल में ये ख़त्म हो गया। ये देखें, ये मैं कह रहा था फैकल्टी का, वो मैंने बताया था कि फैकल्टी का एक प्रॉपर होता है, वो आगे जाके बताएंगे। CV, ये चेक लिस्ट है, ये आप ब्लैंक प्रिंट कर लें और ब्लैंक प्रिंट करके अपने पास रखें। जब आपके पास वो टीम विज़िट करेगी, ये डेट ऑफ विज़िट लिखी हुई है, टीम की मार्च में आई है, और जो टीचर आए हैं बाहर से वो उनका नाम लिख लें, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, और वो फिर आपसे पूछते जाएंगे आपके प्रोग्राम मिशन ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके पास, आप कहते हैं, वो आपसे सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट लेंगे आपके हाथ से, और उसमें देखेंगे कि आपने प्रोग्राम जो BS इंग्लिश है, BS फिज़िक्स है, जो भी प्रोग्राम है उसके ऑब्जेक्टिव्स आपके पास हैं। अगर हैं तो वो उसको लिख देंगे यस, या जो भी स्टेटस होगा। और इसी तरह इसके अंदर फिर आइटम्स हैं सारे लिखी हुई हैं। और उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया करिकुलम डिज़ाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका करिकुलम जो है कब रिवाइज़ हुआ, तो हमने लिखा है 2 years बैक, तो जो भी होगा वो टिक कर देंगे। ये आप पहले से प्रिंट करके रखें ब्लैंक। फिर इसी की बुनियाद पे ये असेसमेंट जो होती है, टीम आखिर में अपनी यहाँ पे कमेंट्स करते हैं, ठीक है। ये देखें, उन्होंने आपके लिए कमेंट किया है यहाँ पे।
फिर ये उनके आपके इम्प्रूवमेंट्स या डेफिशिएंसीज यहाँ मेंशन करते हैं सारी। ये एक्चुअल वो चीज़ें हैं जो बाद में फिर वो दोबारा विज़िट जब करते हैं तो वो अपनी फाइंडिंग्स देते हैं, या इसी को भी आप फाइंडिंग कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ साइन कर देंगे वो अपने। उसके बाद आ जाएं आप, ये है ग्रेडिंग। क्राइटेरियन 1 है प्रोग्राम मिशन ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम। तो ये मैक्सिमम मार्क्स 5 होते हैं, ये लिखा है हर एक चीज़ का ना। वैसे इसकी परसेंटेज जो है 0.05 है, यानी 100 में से ये है, तो आप यूँ समझिए 5% समझ लें, 100 में से ये 5% है ये क्राइटेरियन। तो इसके आपके पास जितने आइटम हैं, लेट से 6 आइटम थे, तो हमें 4 मार्क्स दिए गए हैं। हमारे मार्क्स बने हैं 24, और कितनों में से बने हैं ये बने हैं ये टोटल होने चाहिए 30 सॉरी कि मैक्सिमम 5 है ना सॉरी 5 में से हमें मिले हैं 24, तो 100 में से कितने मिलेंगे, और उसके बाद 0.05 ये जो रेशो फैक्टर है। तो ये देखें, ये फार्मूला यहाँ लिखा भी होता है, ये देखें स्टैंडर्ड 1 टोटल वैल्यू यानी इनसर्कल्ड वैल्यू ना, टोटल वैल्यू टीवी यानी वो हमारे 24 आए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हमारे पास थे 6 थे, और 5 से मल्टीप्लाई करना है जो 30 मैंने बताया था, 100 से फिर मल्टीप्लाई करना है, और फिर आगे जो वेट है, इसका वेट है 0.05। तो ये जो आपका अभी 100 में से आपका रिज़ल्ट निकलेगा, ये देखें 4। ठीक है, ये 100 में से आपके 4 मार्क्स आ गए हैं। ठीक है, तो ये एक्सेल शीट है, इसके अंदर फार्मूला लगे होते हैं, लेकिन अगर आप मैनुअल करना चाहते हैं मैनुअल कर लें इस तरह, जैसे असेसमेंट टीम मैनुअल लिख के आपको दे देगी इस तरह, और फिर आप इसको आके फीड करेंगे तो ये जो चीज़ें हैं ये ऑटोमेटिकली होती जाएंगी, क्योंकि ये फार्मूला इंसर्ट किया गया है। तो ये शीट का मैं कह रहा था आपके पास ये शीट प्रिंटेड फॉर्म में होनी चाहिए, इसके ऊपर फिर आपके साइन होने चाहिए पीटीएम के, और मेरे ख्याल में आखिर में लिखा होगा। अच्छा, ये एग्जेक्टिव समरी, जब ये दोनों चीज़ें जो मैंने अभी बयान की हैं ऊपर, ये ग्रेडिंग रूब्रिक और जो सेल्फ असेसमेंट की जो चेक लिस्ट है, ये जब फाइंडिंग्स आपके पास आ गई, तो अब आप एज ए पीटीएम सॉरी एज ए फोकल पर्सन क्वालिटी इनहेंसमेंट सेल आप ये एक समरी लिखेंगे। देखें जैसे मैंने लिखी है, अ 2 मेंबर असेसमेंट टीम कंप्राइजिंग सैयद अमजद अली शाह साहब एंड मुबशर आतिफ साहिब visited Department of English on 20th March etc. to evaluate BS program on 8 assessment different criteria. The team had already been provided with a checklist and job description. The team was welcomed in English department by Mr. Nawazish Ali as head of the department and program team members. ठीक है जी, आगे मैंने लिखा है कि self assessment report was shown to the assessment team. After leafing through its contents, the team checked all the entries of the self-assessment report against items given in the checklist. Deficiencies were encircled. Team examined different files such as program file, faculty file, student file, and course file. Course and teacher evaluation reports by students were also examined. The team visited library to check the availability of course books related to Department of English. After detailed discussion with program team members regarding different sections of SAR, the team departed from the campus. After a week, on 27 March, an exit meeting was arranged with assessment team in the office of the principal, etc. The team submitted a grading rubric in which points had been awarded to the college, to the department, etc. Findings of the assessment team. ये जो फाइंडिंग्स अभी लिखी हैं ये टीम ने चेकलिस्ट के ऊपर लिखी थी, फिर डिस्कशन भी हुई, और वर्बल डिस्कशन हुई, ओरल डिस्कशन हुई, वो मैंने पॉइंट्स नोट किए और मैंने ये समरी सबमिट की है। ठीक है, दिस इज़ अ समरी ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ द असेसमेंट टीम. द चेकलिस्ट एंड ग्रेडिंग रूब्रिक्स हैव ऑलरेडी बीन गिवन टू द PTMs which give the detailed deficiencies. PTMs are requested to submit action plan to address the issues raised in the assessment report. ये एक्शन प्लान है मसलन curriculum to be revised, corrective action, list of novels and dramas to be curtailed. कि असेसमेंट टीम ने कहा कि आपके नावल्स बहुत ज़्यादा हैं और ड्रामास बहुत ज़्यादा हैं, और एक सेमेस्टर में ये 6 ड्रामा और 6 नावल नहीं पढ़ाए जा सकते, इनको कम करें। और इम्प्लीमेंटेशन डेट क्या दी है उन्होंने कि डिपेंड्स ऑन द नेक्स्ट बोर्ड ऑफ स्टडीज़। तो कौन ठीक करेगा इसे? एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। रिसोर्सेज क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए।
एक मीटिंग चाहिए बोर्ड ऑफ जो स्टडीज़ है इंग्लिश डिपार्टमेंट का एबटाबाद यूनिवर्सिटी का, वो बैठेंगे, हम उनको अपनी रिकमेंडेशन देंगे अपने इंग्लिश डिपार्टमेंट से, वो बाकी जो जेएमसी कॉलेज है उनसे भी लेंगे, अपने जो उनका कॉलेज है अपना जो बच्चे हैं उनके यूनिवर्सिटी के उनसे भी पूछेंगे। अगर उन्होंने समझा कि ये नावल ज़्यादा हैं तो वो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में उसको रिवाइज़ कर देंगे, एक आध नावल कम कर देंगे या नावल रिप्लेस कर देंगे। ये एक्शन प्लान होता है, ठीक है। इसलिए शॉर्टेज ऑफ टेक्निकल बुक्स इन लाइब्रेरी, तो इसमें हमने बताया कि टीम ने बताया कि लिंग्विस्टिक्स की बुक कम है, तो ये फिर कौन करेगा, ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट करेगा, फंड्स चाहिए इसके लिए, ठीक है। ये एक्शन प्लान है। उसके बाद आ जाएं आप मेरा ख्याल में फैकल्टी सीवीज़। ये जो सीवीज़ का फॉर्मेट है ये आप ब्लैंक प्रोवाइड कर दें पीटीएम्स को, पीटीएम आगे कापियाँ करा के अपने टीचर्स को दे दें और वो हाथ से लिख के वापस कर दें, फिर पीटीएम इनको टाइप कर लें और टाइप करके सॉफ्ट फॉर्म में फ़ाइल में रख लें, और जब आप सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट लिखने बैठेंगे तो ये सीवीज़ वहाँ से आप डाल देंगे उसके अंदर, ठीक है। ये फॉर्मेट दिया हुआ है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, आप कहाँ कहाँ पे आपने टीचिंग की है, और ये डेट लिखनी है, ड्यूरेशन लिखनी है, ठीक है। मैंने जल्दी में वो किया तो उस तरह बता रहा हूँ। मेंबरशिप आपकी कहाँ कहाँ पे है, जैसे मैं इंग्लिश का टीचर हूँ तो आई टेफल का मेंबर हूँ, टेसल सोल टीचिंग ऑफ इंग्लिश टू स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस, स्पेल्ट है हमारी, उसका मैं कॉन्फ्रेंस कोऑर्डिनेटर हूँ, इक्विप पाकिस्तान का हूँ। ये लिखना है आपने, कितने टीचर्स को आपने सुपरवाइज़ किया, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, प्रोस एट्सट्रा। इसी तरह ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट, तो मैंने अपना लिख दिया है कि मैं कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग में मेरा शोबा है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। ये डिटेल आपने देनी है, जिनकी नहीं होती है वो छोड़ दें आप, ये जैसे इमरान साहब की हैं चीज़ें लिखी हुई हैं, उनके रिसर्च पेपर की डिटेल लिखी हुई है, ठीक है जी। इसी तरह आप आगे चलते जाएं, ये हमारे नीचे आ जाएँ, जायद साहब की सीवी है, ठीक है, उनका चीज़ें कम हैं तो कम लिखी गई हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ब्रीफ़ किया है कि सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में, ठीक है, और उसको लिखने से पहले आपके पास क्या क्राइटेरिया होना चाहिए वो मैंने बयान किया है, ठीक है। और ये चीज़ें हैं आपके पास, प्री रिक्विजिट्स हैं, ये आप अपने पास तैयार रखें, और जब ये चीज़ें पीटीएम की फ़ाइल में आ जाएं और सॉफ्ट फॉर्म में भी आ जाएं, यानी उसके जीमेल में पड़ी हों, और फिर आप अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप कंप्यूटर पे सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट होता है वो कॉपी करके रख लें, पहले से किसी डिपार्टमेंट की सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट कॉपी करके रख लें, और उसके अंदर डेटा आप अपना डालते जाएं। इंट्रोडक्शन देना है, ज़्यादातर चीज़ें वही होती हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे HEC ने जो जो चीज़ें लिखी हैं वो ऊपर लिखी होंगी, नीचे आप अपनी चीज़ें लिखते जाएं, और इस तरह आप वो कर लेंगे। मैं आपको अभी अपनी सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट जो बनी बनाई है, इसको MS वर्ड में आप कॉपी करके रख लें अपने पास, और इसको अपने कंप्यूटर में डाल लें, और साफ ज़रा ये टाइटल पेज है, ज़रूरी नहीं आप इस तरह का टाइटल बनाएं, कोई भी टाइटल बना सकते हैं, लेकिन आप इन्फॉर्मेशन दें। ये पहली हमारी बन गई है, वॉल्यूम 1 है, अब 2 साल बाद हम करेंगे वो वॉल्यूम 2 हो जाएगा, जो इंशाल्लाह 2023 में होगी। आपके प्रोग्राम टीम मेंबर्स के नाम लिख दें, यहाँ पे सुपरवाइज HOD कर दें, रिव्यूड बाय PT फोकल पर्सन क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल कर दें, असेसमेंट टीम जो आई है उसका नाम लिख दें, तो ये वो रिपोर्ट है, ठीक है। इस तरह ये इब्तदाइया है, प्रेफेस है, वो आप कर दें, लिखना चाहते हैं कर दें, ये ऑप्शनल पेजेस हैं, छोड़ दें, ना लिखें। ये आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स देनी, अच्छा होता है कि आप टेबल ऑफ कंटेंट्स दे दें, और उसके बाद ये अपने डिपार्टमेंट का इंट्रोडक्शन करें, आपका डिपार्टमेंट कब बना था उसकी डिटेल लिखें, यहाँ पे लिखना चाहते हैं, ये भी ऑप्शनल है। ये टाइम लाइन मैंने दी है, ये ऑप्शनल है, मर्ज़ी है दें ना दें, मैंने बकायदा टाइम लाइन दी है कि हमारी सेल्फ असेसमेंट इंग्लिश डिपार्टमेंट की कब स्टार्ट हुई है, जनवरी में स्टार्ट हुई है, फरवरी में क्या है कि ये कोरोना की वजह से इतना लंबा टाइम लगा है, अदरवाइज़ ये सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट जो है 1 महीने का काम है टोटल, 1 महीने के अंदर अंदर आप प्रोसेस स्टार्ट करें और ख़त्म कर सकते हैं आप, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा एक्टिव हैं तो ये 1 हफ़्ते में भी हो सकता है, लेकिन चूँकि ये बड़ा काम है, बड़ी रिपोर्ट है, तो इसके कम से कम 1 महीना लगाएं। हमारा चूँकि कोविड-19 था तो उसकी वजह से हमने जनवरी में कुछ काम किया, कुछ फरवरी में किया, कुछ मार्च में किया, इस तरह ये लिंगर ऑन होता रहा। और उसके बाद लेआउट मैंने दे दिया है, ये भी ऑप्शनल ना दें, ये ज़रूर करें। सेक्शन 1 क्राइटेरियन 1 ये इस तरह दें, इसके 4 स्टैंडर्ड हैं, और हर स्टैंडर्ड जो है HEC ने अच्छा ये मैं इसलिए लिखता हूँ अपनी रिपोर्ट में कि बाद में किसी ने रिपोर्ट लिखनी है, किसी PTM ने या किसी फोकल पर्सन ने, और हम यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो नेक्स्ट जो बंदा हो उसको पता चल जाए कि HEC ने ये रिक्वायरमेंट मांगी है, ठीक है, ये लिखी हुई है, ये भी HEC की तरफ से दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें लिखी रहें आपकी रिपोर्ट में, इनको ख़त्म ना करें,
ताकि नेक्स्ट आने वाले को पता चले कि ये रिक्वायरमेंट है और इसके तहत आपने क्या किया है। जैसे इसमें HEC कहती है आपका जो BS प्रोग्राम है उसका प्रोग्राम का मिशन और इस तरह ऑब्जेक्टिव लिखे होने चाहिए, ये उनकी तरफ से HEC की ये डेटा है। तो इसके जवाब में आपने लिख देना है जी हमारा प्रोग्राम का मिशन भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। बाज़ टीचर्स की सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट मैंने देखी हैं, वो इसको ख़त्म कर देते हैं और ये लिखते हैं पेजेस बचाने के लिए। आप पेजेस ना बचाएं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपने 2 साल बाद फिर रिवाइज़ करना है, फिर दोबारा ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो आपको उसको पढ़ते हुए आपको पता चल जाए ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें हमने की थी या इनको अमेंड करना है तो आप अमेंड कर लें। तो ये आपका लिखा हुआ सारा डिटेल है, ये सारा पूरी आपके सामने बनी बनाई आपके सामने आ रही है और ये देख सकते हैं आप। अच्छा, अब आपको ये बताएं, ये 120 पेज के ऊपर लिखी हुई है, ये PDF है आपके सामने। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जो टीचर एवेल्यूशन है वो कैसे है, वो क्या चीज़ है। अब ये देखें, ये टीचर एवेल्यूशन का फॉर्म है, यानी एक पेज पे आपने समरी तैयार करनी है। ये ऑनलाइन हमने किया था और 6 टीचर की एवेल्यूशन तकरीबन देखें, ये टीचर के नाम लिखे हैं यहाँ पे और यहाँ पे इनके बारे में 13 आइटम है, हर आइटम का भी एनालिसिस दिया गया है आपके सामने है, ठीक है। और जैसे टीचर जो है टाइम से क्लास में आता है ये लिखा हुआ है, ठीक है, कोर्स कवर किया है एट्सेट्रा ये सारा। और ये टीचर की परफॉर्मेंस है, ये देखें ये परफॉर्मेंस हर टीचर की लिखी हुई है। तो ये एक क्लास के लिए एक फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह आपकी ये हर डिपार्टमेंट की आपके पास मौजूद होनी चाहिए और ये आप इंसर्ट कर सकते हैं। वीडियो का साइज़ अब बड़ा हो गया है, तकरीबन 1 घंटे की वीडियो अब मैं ख़त्म करता हूँ और चूँकि टाइम नहीं मिलता बार बार, इसलिए मैंने सोचा कि एक ही दफ़ा वीडियो बना के इसके ऊपर बातें कर दूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप जो मैंने बातें की हैं इंशाल्लाह इसमें आपको उम्मीद है कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। और मज़ीद अगर आपका कोई पॉइंट है आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, मेरा वो ईमेल लिखा हुआ है उसके ऊपर आप ईमेल कर सकते हैं। जो बातें मज़ीद मुझे समझ आएंगी वो भी मैं शेयर कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।